आजकल डिजिटल धोखाधड़ी मतलब ऑनलाइन स्कैम्स एक बहुत ही खतरनाक लेवल पर पहुंच गए हैं। ये स्कैमर्स इतने ज्यादा स्मार्ट हो गए हैं कि कोई भी कभी भी इनका अगला शिकार बन सकता है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये घोटाले इतने कामयाब होते कैसे हैं। आज हम इन्हीं घोटालों के पीछे की पूरी साइकोलॉजी को समझेंगे और साथ ही ये भी जानेंगे कि कैसे नए नियम हमारे पैसे को बचाने के लिए एक शील्ड, एक ढाल की तरह काम कर रहे हैं। अभी पेमेंट करो वरना अरेस्ट हो जाओगे। सोचिए, ये वो एक लाइन है जो डिजिटल अरेस्ट जैसे स्कैम की पूरी बुनियाद है। ये एक ऐसी टैक्टिक है जो हमारे अंदर के सबसे गहरे डर को निशाना बनाती है और उस मोमेंट पर हमारी सोचने समझने की शक्ति को जैसे फ्रीज कर देती है। 12,000 करोड़ रुपए, जी हाँ, ये किसी कंपनी का साल का रेवेन्यू नहीं है, बल्कि ये वो पैसा है जो सिर्फ 2024 में हम भारतीयों ने साइबर फ्रॉड में गंवाया है। ये आंकड़ा चीख चीख कर बता रहा है कि हम एक बहुत बड़े राष्ट्रीय संकट का सामना कर रहे हैं। लेकिन ये जो 12,000 करोड़ का आंकड़ा है, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है। इसके पीछे लाखों लोगों की दुख भरी कहानियां छिपी हैं। तो चलिए उनमें से एक कहानी को करीब से समझते हैं ताकि ये पता चले कि ये घोटाले असल में काम कैसे करते हैं। ये कहानी है अंकुश बहुगुणा की, जो एक जाने माने कंटेंट क्रिएटर हैं। उनका मामला एकदम सटीक उदाहरण है इस बात का कि स्कैमर्स को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई कितना पढ़ा लिखा या टेक सेवी है, कोई भी उनके जाल में फंस सकता है। जरा सोचकर देखिए, पूरे 40 घंटे तक किसी पर कैसा भयानक मनोवैज्ञानिक दबाव बनाया गया होगा। सब कुछ शुरू हुआ एक सिंपल सी ऑटोमेटेड कॉल से, फिर अचानक एक नकली पुलिस वाला वीडियो कॉल पर आ गया और फिर धीरे धीरे उन्हें उनके दोस्तों और परिवार से पूरी तरह से काट दिया गया। लगातार वीडियो से निगरानी होती रही और उन्हें एक ऐसी सिचुएशन में धकेल दिया गया जहां डर ने उनके दिमाग पर पूरी तरह से कब्जा कर लिया था। तो अंकुश की कहानी से एक बात तो साफ है, ये सिर्फ पैसे की चोरी नहीं है, ये हमारे दिमाग पर एक बहुत ही सोचा समझा हमला है। तो चलिए अब उन साइकोलॉजिकल हथियारों को डीकोड करते हैं जिनका इस्तेमाल ये स्कैमर्स हमें कंट्रोल करने के लिए करते हैं। इनका पहला हथियार है अथॉरिटी बायस। देखिए, बचपन से हमें यही सिखाया जाता है कि पुलिस, जज या सरकारी अधिकारियों की बात माननी चाहिए। स्कैमर्स बस इसी का फायदा उठाते हैं। वो पुलिस, आरबीआई या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का नकली अफसर बनकर ऐसा माहौल बनाते हैं कि हम उन पर सवाल उठाना ही बंद कर देते हैं। एक बार जब भरोसा बन गया तो वो अपना दूसरा पत्ता फेंकते हैं। डर, गिरफ्तारी का डर, समाज में बदनामी का डर या परिवार को खतरे का डर। ये डर इतना ज्यादा हावी हो जाता है कि हमारा लॉजिकल दिमाग काम करना बंद कर देता है और घबराहट में हम बस वही करने लगते हैं जो वो कहते हैं। डर के बाद आता है समय का दबाव। वो कहेंगे आपके पास सिर्फ 5 मिनट है या ये अभी के अभी करना होगा। इस तरह की अर्जेंसी बनाने का मकसद सिर्फ एक होता है कि हमें सोचने का या किसी से सलाह लेने का मौका ही ना मिले और बस हम जल्दबाजी में गलत फैसला ले बैठते हैं। और उनका सबसे शक्तिशाली हथियार है आइसोलेशन, यानी अकेला कर देना। जैसा अंकुश के केस में हुआ, वो पीड़ित को उसके परिवार और दोस्तों से पूरी तरह काट देते हैं, क्योंकि जब कोई इंसान अकेला और डरा हुआ होता है तो उसे कंट्रोल करना बहुत आसान हो जाता है। तो यहाँ सबसे जरूरी बात ये समझनी है कि ये किसी के भी साथ हो सकता है। इसका आपकी समझदारी या टेक्निकल नॉलेज से कोई लेना देना नहीं है। ये इतना सोफिस्टिकेटेड साइकोलॉजिकल मैनिपुलेशन है कि इसके सामने कोई भी कमजोर पड़ सकता है। लेकिन अब कहानी में एक पॉजिटिव मोड़ आता है। इस बढ़ते हुए संकट को देखते हुए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई अब एक सक्रिय ढाल बनकर सामने आया है। आरबीआई ने कुछ बहुत बड़े और सख्त नियम लागू किए हैं जो इन धोखेबाजों पर पलटवार कर रहे हैं। ये वो रकम है जो नए नियमों के तहत अब काफी हद तक सुरक्षित है। आरबीआई ने छोटे मोटे डिजिटल फ्रॉड के लिए ऑटोमेटेड मुआवजे मतलब ऑटोमेटिक रिफंड का सिस्टम बनाया है, जो वाकई एक बहुत बड़ा गेम चेंजर हो सकता है। तो इस नए नियम का सीधा सा मतलब ये है कि हमारे रोजमर्रा के जो छोटे मोटे डिजिटल पेमेंट्स होते हैं वो अब पहले से ज्यादा सुरक्षित हैं। अगर किसी के साथ कोई छोटी मोटी धोखाधड़ी हो भी जाती है तो उसे अपना पैसा वापस पाने के लिए लंबी चौड़ी लड़ाई नहीं लड़नी होगी। यानी अब बोझ आप पर नहीं बल्कि सिस्टम पर है, ताकि डिजिटल पेमेंट पर सबका भरोसा बना रहे। लेकिन आरबीआई सिर्फ डिजिटल चोरी पर ही नहीं रुका है। ये एक तरह से 3 तरफा हमला है। पहला, गलत तरीके से बेचे जाने वाले फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स पर। दूसरा, लोन रिकवरी के नाम पर होने वाली दादागिरी पर। और तीसरा, डिजिटल फ्रॉड पर। तो डिजिटल फ्रॉड के अलावा ये नए नियम हमें 2 और बड़ी समस्याओं से बचाते हैं। एक है मिस सेलिंग यानी गलत जानकारी देकर प्रोडक्ट बेचना, और दूसरा है हैरेसमेंट यानी उत्पीड़न। इन नए नियमों का मतलब है कि अब बैंक सिर्फ अपना टारगेट पूरा करने के लिए आपको कोई भी पॉलिसी या स्कीम नहीं बेच सकते। उन्हें ये पक्का करना होगा कि वो प्रोडक्ट आपकी ज़रूरत के हिसाब से हो,
साथ ही लोन रिकवरी के लिए भी एक कोड ऑफ कंडक्ट बनाया जा रहा है ताकि कोई आपको परेशान या धमका ना सके। अब ये जानकारी बहुत ही काम की है। अगर कभी किसी फाइनेंशियल प्रोडक्ट की मिस सेलिंग का सामना करना पड़े तो आपको पता होना चाहिए कि शिकायत करनी कहाँ है। बैंकों और एनबीएफसीज की शिकायत के लिए आरबीआई है, इंश्योरेंस के लिए आईआरडीएआई और म्यूचुअल फंड्स के लिए सेबी। देखिए, नियम कानून अपनी जगह हैं, लेकिन सबसे मजबूत सुरक्षा हमारे अपने हाथों में होती है। तो आइए अब उन 5 कदमों की बात करते हैं जो हमारे लिए एक पर्सनल डिफेंस शील्ड, एक रक्षा कवच का काम कर सकते हैं। ये एक बहुत सिंपल लेकिन उतनी ही पावरफुल चेकलिस्ट है। किसी भी कॉल या मैसेज को हमेशा वेरीफाई करें। दबाव में आकर कोई फैसला ना लें। अगर कुछ भी अजीब लगे तो तुरंत किसी भरोसेमंद इंसान से बात करें। अपना पासवर्ड या ओटीपी कभी किसी से शेयर ना करें। और हाँ, हर चीज पर सवाल उठाएं। बस ये 5 आदतें ही हमारी सबसे बड़ी सुरक्षा ढाल हैं। तो आखिर में सवाल यही बचता है, एक तरफ नए नए नियम बन रहे हैं तो दूसरी तरफ स्कैमर्स भी हर रोज नए नए तरीके निकाल रहे हैं। तो इस चूहे बिल्ली की दौड़ में क्या हमारी अपनी अवेयरनेस, हमारी अपनी जागरूकता ही हमारी आखिरी और सबसे मजबूत ढाल है? मेरे इस नए सफर में मेरा साथ दें, लाइक करें और अपना फीडबैक जरूर दें। शुक्रिया।